हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। आज के क्लास में हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वो मोटिवेशनल स्टोरी है, आप सामने देख रहे हैं, ये क्या है? एक एलिफेंट है जो बंधा हुआ है एक छोटे से जंजीर में। ये एलिफेंट, ये हाथी जब चाहे तब इस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन ये नहीं तोड़ पा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये वही जंजीर है जिसे इसको बचपन में बांधा गया था। ठीक इसी प्रकार आज के टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके दिमाग में आसपास के जो ब्रांडेड कंपनी टाइप के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने दिमाग में ये बात डाल दिया है कि यूपीएससी बीपीएससी एक बहुत भयानक एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम है। और स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं तो इसी मानसिकता के साथ कि ये जंजीर जो है टूटने वाला नहीं है, ये जंजीर बहुत हार्ड है, ठीक इस हाथी की तरह, क्योंकि इस हाथी ने भी बचपन से इस जंजीर को तोड़ने का प्रयास किया। और जब ये बड़ा हो गया, जब ये इस कैपेबल हो गया कि जब चाहे तब इस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन ये नहीं तोड़ता है, क्योंकि इस जंजीर से भारी वो मानसिकता हो चुकी है जिसके कारण ये हाथी नहीं तोड़ पाता है। लेकिन आप जो है इस मानसिकता से दूर हटिए। कोई भी एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ाई करना मुश्किल काम नहीं है। नॉलेज गेन कीजिए। जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, और जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ अपने नॉलेज को बढ़ाइए और एग्जाम को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला न्यूज है वो है, आज जो है 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा स्वीकृत है। विश्व शांति दिवस जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकृत एक हॉलीडे है। और इसको मनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी, जैसे कि आज के टाइम में आप देखेंगे दुनिया में दो जगह बहुत भयानक युद्ध हो रहा है। पहला, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल का फिलिस्तीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यूक्रेन का रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल में और यूक्रेन में ये दो चार देश जो है आपस में युद्ध के कारण जो है, युद्ध कभी भी जो है श्रेयस्कर नहीं होता है। युद्ध हमेशा जो लड़ता है उसके लिए भी, चाहे वो कितने भी ताकतवर देश हो, उसे भी बर्बाद करता है, और जिसके अगेंस्ट में लड़ा जा रहा है उसे भी बर्बाद करता है। तो इस दिन को आधिकारिक रूप से इसलिए मनाया गया था कि कम से कम एक दिन का युद्ध विराम हो, ताकि मानवीय सहायता वहां तक पहुंचाई जा सके युद्धग्रस्त क्षेत्रों तक। इसलिए 21 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। और ये किस संस्था के द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये स्वीकृत अवकाश है। इस दिन जो है युद्ध को बंद करना पड़ता है, और इस दिन जो है मानवीय सहायता के लिए एक रोक नहीं होता है, चाहे वो कितना भी विकट से विकट जो है वार जोन क्यों ना हो। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज यानी कि 21 सितंबर को ही जो है वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्जाइमर डे 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया जाता है, विश्व एल्जाइमर डे। एल्जाइमर क्या है? तो एल्जाइमर एक तरह की बीमारी है। एल्जाइमर को डिमेंशिया से अलग नहीं किया जाता है। लोग ने बीमारी के बारे में सुना होगा, डिमेंशिया, यानी कि याददाश्त का कमजोर होना। जैसे कि वृद्ध लोग जो समय के साथ जैसे ओल्ड होते जाते हैं तो उनके याददाश्त में जो है थोड़ी कमी देखी जाती है, कि जैसे फोन निकाले, किसी को फोन करने के लिए भूल गए किसको फोन करना था, या कहीं दुकान पे जा रहे हैं भूल जाते हैं कितने पैसे देने हैं। बहुत सारी ऐसी याददाश्त की कमी के कारण जो है ये वृद्ध लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर्स का रिसर्च करता है कि एल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब ओल्ड एज के कारण ही नहीं होता है। यंगस्टर्स में भी, कई यंगस्टर्स में ये बीमारी देखी जाती है। ये जेनेटिकली आनुवांशिक रूप से भी जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। तो ये मनोभ्रंश यानी कि भ्रम, कुछ देख लिए, कुछ जो नहीं था, कहीं पे शेर दिख गया लेकिन वहां एक्चुअली में नहीं है, कहीं कोई आदमी दिख गया, एक भ्रम टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो विश्व एल्जाइमर दिवस जो है हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि
इस रोग के बारे में लोगों में जागरूकता हो सके, उनके प्रति सहानुभूति रखे लोग, और विश्व में जो है अल्जाइमर के प्रति जो भी इसके रोकथाम के लिए जरूरी उपाय हैं वो किया जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज है, आज का जो पहला महत्वपूर्ण न्यूज है वो है कि एसएसबी के नए डीजी के रूप में अमृत मोहन प्रसाद, एसएसबी के नए डीजी के रूप में अमृत मोहन प्रसाद की नियुक्ति की गई है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ये पहले जो है स्पेशल डीजी थे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, सीआरपीएफ के जो है स्पेशल डीजी थे पहले, और अभी वर्तमान में एसएसबी के जो है नए डीजी बनाए गए हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। नाम रखिएगा अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का जो है डीजी बनाया गया, एसएसबी का डीजी बनाया गया है। एसएसबी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल जो है एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान पे जो है वहां के सिक्योरिटी, वहां के बॉर्डर को संभालती है। नेपाल और भूटान के बॉर्डर को संभालने का काम किसका होता है, आप सब जानते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी का गठन किया गया था। आप ये लोगो जो देख रहे हैं ये एसएसबी का ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग भारत के बाउंड्री की बात करें, भारत जो है मैरीटाइम बाउंड्री भी यानी कि समुद्री सीमा भी जो है काफी देशों के साथ शेयर करता है। म्यांमार, भारत समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा काफी देशों के साथ शेयर करता है। स्थलीय सीमा जिन देशों के साथ कवर कर रहा है, शेयर कर रहा है, उसका लिस्ट आप सामने देख रहे हैं। सबसे बड़ी सीमा, भारत सबसे बड़ी सीमा, स्थलीय सीमा जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। भूटान के साथ 578 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752, पाकिस्तान के साथ 3310, और सबसे छोटा जो सीमा है 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ। आप ये बॉर्डर देख रहे होंगे, बाउंड्री देख रहे होंगे, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा लगता है, और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा लगता है भारत का। आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश के साथ जो है सबसे बड़ा सीमा लग रहा है भारत का। फिर नेपाल है, भूटान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इन सब के साथ जो है स्थलीय सीमा भारत जो है शेयर करता है। चलिए इस पे प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है तो हम लोग देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का डीजी किसे नियुक्त किया गया? सशस्त्र सीमा बल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में अभी जस्ट पढ़े हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। पढ़ने का सबसे उत्तम तरीका है, आप जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो ठीक जस्ट जब सब प्रश्न आएगा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में इसको बताना है, जिससे आपकी याददाश्त पड़ेगी और यहाँ जो याद हो जाएगा वही एग्जाम में आपके साथ तक रहेगा। आपको अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। और कौन होंगे इसके आंसर? अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के बारे में। देखिए दुनिया में आज के टाइम में हवाई यात्रा जो है सबसे सुगम हो चुका है। कई जगह हवाई अड्डा बन चुके हैं, भारत में भी कई छोटे छोटे जगहों पे हवाई अड्डा बन रहे हैं, जैसे बिहार में दरभंगा वगैरह में भी हवाई अड्डा अब शुरू हो चुका है। तो दुनिया भर में काफी सारे हवाई अड्डे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो कनेक्टेड है, यानी कि सबसे ज्यादा विमान जहां पे उतर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा आवाजाही हो रही है, वो उसका एक लिस्ट जारी किया, और लिस्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? तो यूके बेस्ड एक कंपनी है आधिकारिक एयरलाइन गाइड, ओएजी ऑफिशियल एयरलाइंस गाइड करके ये कंपनी है। ये रिपोर्ट हर साल प्रकाशित करती है कि दुनिया का सबसे जो बेहतर हवाई अड्डा है कनेक्टिविटी के मामले में वो कौन है। और भारत में हम जानते हैं कि भारत में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली की है। और इसी क्रम में जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा को 2023 में 25वां स्थान मिला था, लेकिन 2024 में इसको 24वां स्थान मिला है। तो आपको ये याद करने में परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। 2024 में IGI एयरपोर्ट को 24वां स्थान मिला है कनेक्टिविटी के मामले में। वैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके नाम और भी कई सारे अवार्ड है, जैसे कि नेट जीरो इमिशन यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन। जो कार्बन उत्सर्जन है यानी कि जैसे बिजली खपत होती है, तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि कम से कम मिनिमाइज करना है कार्बन इमिशन को, तो उस कंप्लायंस के मामले में, उन नियम शर्तों को मानने के मामले में अभी भी हाल ही है IGI एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है। साथ ही नई दिल्ली का ये एयरपोर्ट भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे 4 रनवे है। 4 रनवे एक अगर एग्जाम में आ भी गया या तो BPSC का एग्जाम में मेनली जो है एक लच्छेदार प्रश्न आता है। जैसे IGI एयरपोर्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला, भारत का एकमात्र स्टेशन एयरपोर्ट ऐसा है जहां पे 4 रनवे है, शून्य कार्बन उत्सर्जन के मामले में अव्वल दर्जे पे है। तीसरा, सबसे बेहतर और दुनिया में कनेक्टिविटी के मामले में 24वें स्थान पे है। वो एकमात्र भारत का IGI ही है। इससे संबंधित कुछ और चीजों को देखते हैं। OAG रिपोर्ट जो है जो वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में जो बताया है वो है लंदन का हैथरवे एयरपोर्ट है, LHR। ये जो है दुनिया का सबसे बेस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट है। इस पे जो प्रश्न आएगा उसको देख लेते हैं। वैश्विक कनेक्ट एयरपोर्ट में भारत के किस एयरपोर्ट को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप जानते हैं दिल्ली का IGI एयरपोर्ट। वैसे अभी बेस्ट जो है इंडिया में चल रहा है, तो इसलिए एक चांस है कि आने वाले BPSC एग्जाम में आपको IGI एयरपोर्ट से एक प्रश्न रहेगा ही। इसलिए 2-3 चीजें दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि भारत का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट, कार्बन उत्सर्जन के मामले में सबसे बेस्ट जो है उस कंप्लायंस को मामले में IGI एयरपोर्ट, 4 रनवे वाला एकमात्र एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक साइबर सुरक्षा। आज के टाइम में बिना सिस्टम के, बिना कंप्यूटर के, बिना इंटरनेट के आज किसी का भी जीवन जो है नहीं चल सकता है। लाइफ विदाउट इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी तरह से उससे सुरक्षा संबंधित भी काफी सारे प्रॉब्लम्स भी, इश्यू भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपका आधार डाटा है या डेबिट कार्ड का डाटा है, ये डाटा भी तो कहीं ना कहीं सेफ है। और सारा खेल आज के टाइम में तो डाटा का ही हो रहा है। आज के टाइम में चोर जो है वो पैसा चोरी नहीं करता है, वो डाटा चोरी करता है। तो सॉल्यूशन के साथ साथ हमेशा समस्या जो है कभी भी समाप्त नहीं होती है, वो अपना रूप बदलती है। जैसे आज दुनिया जो है इंटरनेट पे बेस्ट हो चुका है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट है। आज नॉर्मल सबके पास जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लेकिन इससे जो है डाटा ब्रीच की समस्या भी बढ़ी है। और इसी क्रम में अब डाटा ब्रीच है, डाटा की सुरक्षा का सवाल है, तो लोग भी कदम उठाएंगे, देश भी कदम उठाएंगे और ग्लोबली भी जो है कदम उठाया जा रहा है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ये जो है यूनाइटेड नेशन का जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ITU, उसके द्वारा जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, जिसको GCI इंडेक्स 2024 भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है और इसमें जो है हर देश को जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टायर 1, जैसे टायर 1, टायर 2, 3, 4, 5, ये 5 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया कि कौन सा देश साइबर सुरक्षा के मामले में किस कैटेगरी में आता है। और खुशी की बात यह है कि भारत को जो है टायर 1 कैटेगरी में रखा गया है। टायर 1 कैटेगरी में 46 कंट्री को रखा गया है, जिसमें भारत भी है। तो भारत आज के टाइम में ग्लोबल लीडर बना हुआ है इस सिस्टम्स का, IT नेटवर्क्स का, IT फील्ड में जो है ग्लोबल लीडर है। ITU के बारे में जो ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है उसके बारे में थोड़ा
ITU जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एक स्पेशलाइज एजेंसी है। किसका? यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का बहुत सारा एजेंसी है जो एक स्पेशलाइज काम करता है। तो ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है वो क्या काम करता है? तो पूरी दुनिया में जो दूरसंचार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उसको एड्रेस करता है, उसके सॉल्यूशंस के लिए जो है देशों से बात करता है और उस पर काम करता है। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जनरली जो है बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज का जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 17 मई 1865 को इसका जो है गठन हुआ था। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जानते ही है, यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है यूनाइटेड नेशन का, वो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ITU ये रहा। इससे संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं, सिंपल प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी 2024 में भारत को कौन से टायर में रखा गया है? तो भारत को जो है टायर 1 में रखा गया है। अभी बताएं कि भारत को 46 कंट्रीज के साथ, 46 कंट्री के साथ टायर 1 में रखा गया है। इंडिया, आप जानते हैं कि बहुत सारे इंडियन लीडर्स जो हैं, इंडियन IT एक्सपर्ट जैसे सुंदर पिचाई हैं और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो आज लीड कर रहे हैं, बेस्ट कंपनी, वर्ल्ड के बेस्ट कंपनी को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो एक्चुअली सबका जो है जन्म और पढ़ाई लिखाई सबका भारत में हुआ है। तो IT के फील्ड में आज भी, कल भी हम नंबर 1 पे थे, आज भी 1 में है। और साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी टायर 1 में आते हैं, टायर 1 में आते हैं। इसमें जो है बहुत सारी चीजों को देखा जाता है कैटेगरी बांधने के ये क्रम में कि इसका जो कितने चुनौतियों का सामना कर सकता है देश, उसके पास क्या इक्विपमेंट है, क्या रिसोर्सेज है, उसको यूज करने वाले मैन पावर क्या है, इस सब को एनालाइज करने के बाद जो है कैटेगरीज में बांटा जाता है। टोटल कितनी कैटेगरीज है? 5 कैटेगरीज है जिसमें टायर 1 में भारत को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मेलबर्न यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया है। दिल्ली में, जैसे पुराने जमाने में जो प्राचीन भारत में आप लोग जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है कई देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। तो उस तरह की थी। ठीक इसी तर्ज पे जो है मेलबर्न यूनिवर्सिटी कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न यूनिवर्सिटी क्या है? तो अपना जो सेंटर है मेलबर्न यूनिवर्सिटी का, वो दिल्ली में डाला गया है ताकि वहाँ की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, वहाँ की जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, ये यहाँ के छात्रों को मिल सके। और ये एक एजुकेशन को ग्लोबल रिच बढ़ाने के क्रम में इस तरह से किया गया है कि हम अपनी अच्छी बातों को, अपनी अच्छे ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करें और ऑस्ट्रेलिया के पास जो भी अच्छी नॉलेज है वो भारत के साथ शेयर करें। तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न यूनिवर्सिटी किसके साथ शेयर कर रहा है? तो दिल्ली के साथ। दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ग्लोबल सेंटर उद्घाटन किया गया, ग्लोबल सेंटर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? पहले थोड़ा सा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखे होंगे, ठीक। और नीचे है अभी वर्तमान में जो वहां के PM है एंथोनी अल्बेनीज है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। इसको ऑफिशियली द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में आप जानते हैं कि 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बड़ी 6ठी देश है ऑस्ट्रेलिया। PM एंथोनी अल्बेनीज है, कैपिटल कैनबेरा है और ये इसका लोकेशन है, ये भारत का क्षेत्र है और ये ठीक इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इस पे प्रश्न किस तरह से आ सकता है हम लोग देखते हैं। प्रश्न देख लीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह से प्रश्न आ रहा है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने भारत के किस शहर में अपना वैश्विक केंद्र स्थापित किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? गुजरात नहीं, मुंबई नहीं, पटना नहीं, ये दिल्ली है। दिल्ली में अपना वैश्विक सेंटर इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जॉर्डन के बारे में।
जॉर्डन ने क्या किया है? तो लेप्रोसी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, नाम आप लोगों ने सुना होगा लेप्रोसी। लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है जॉर्डन। जॉर्डन कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए WHO का सत्यापन प्राप्त करने वाला पहला देश बन चुका है। तो जब भी कहीं से भी कोई भी रोग इरेडिकेट होता है, खत्म होता है, तो देश ऑफिशियली तभी अनाउंस कर पाता है जब उसको WHO का अप्रूवल मिलता है। WHO उसको अप्रूव करता है, वहां पे जाके उस चीज को देखता है, अपनी टीम भेजता है, और सच में अगर इरेडिकेट हो चुका है, हट चुका है, खत्म हो चुका है, तो उस देश को यह मान्यता दे देता है। तो जॉर्डन जो है कौन सा रोग खत्म कर चुका है? कुष्ठ रोग। एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली बीपीएससी में आ सकता है कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश, दुनिया का पहला देश कौन सा होगा? तो जॉर्डन होगा। ठीक है, जॉर्डन के बारे में थोड़ा लेते हैं। जॉर्डन को हाशेमाइट साम्राज्य, जॉर्डन को हाशेमाइट साम्राज्य भी कहा जाता है। तो ऐसा बधाई WHO ने बधाई दिया है किस रोग के लिए? कुष्ठ रोग के लिए। जॉर्डन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग जानते हैं। जॉर्डन का जो स्थिति है वो देखते हैं हम लोग। आप जानते हैं ये इजराइल का एरिया है, ये इजराइल का एरिया है, और ये जस्ट इसके बगल में जो है ये जॉर्डन है। आप लोग लेबनान को भी जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने वो पेजर अटैक का जिक्र किया था, लेबनान को भी देखा था। ये सीरिया है, ठीक है, और ये जॉर्डन है। जॉर्डन का जो कैपिटल है वो अम्मान है। वहां के अभी राजा जो है अब्दुल्ला द्वितीय हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने अपने जो मिनिस्टर थे, एक मिनिस्टर को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया, यानी कि वहां के PM के लिए जो है नामित किया है। वहां पे करेंसी जो चलती है वो जॉर्डेनियन दिनार है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। तो जॉर्डन के जो राजा हैं, अभी किंग है, कौन है? किंग अब्दुल्ला द्वितीय। जो कैपिटल है वो है अम्मान। ठीक है, और कौन सा मूल्य रुपया चलता है, करेंसी चलता है? तो जॉर्डेनियन दिनार। ठीक है, तो दो चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम है पहला, तो इसका करेंसी आप लोग को याद रहना चाहिए कि किस देश में कौन सी करेंसी चलती है। दूसरा, एग्जैक्ट लोकेशन आपको याद रहेगा। एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि इजराइल के चारों तरफ 4 कंट्रीज का नाम दे दे, और इसके बारे में पूछेगा कि 4 तरफ से जो है ये कौन से देश हैं जो इजराइल को घेरते हैं। तो जिसमें एक देश आ जाएगा आपका जॉर्डन आ जाएगा, जिसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है इजराइल। इजराइल के उस तरफ वेस्ट बैंक, ये गाजा पट्टी है जहां से अभी जो है कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल का। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग WHO के बारे में भी जान लेते हैं जल्दी से। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, कई बार करंट अफेयर के क्लास में हम लोगों ने इस चीज का जिक्र किया था WHO के बारे में। WHO यूनाइटेड, जिसको फाउंडर कंट्री देख रहे हैं, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा जिनेवा स्विट्जरलैंड। ITU का भी हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फाउंडेशन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ था। इसके बाद जो डेप्टी डायरेक्टर है माइकल रियान है, और डायरेक्टर जनरल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, डायरेक्टर जनरल विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस। ठीक है, टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। टेड्रोस एधनम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो WHO का फाउंडेशन कहां पे है? 7 अप्रैल 1948 को फाउंडेशन हुआ, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है। आप WHO के काम के बारे में जानते हैं। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई वैश्विक समस्या आने वाली है, जैसे कि मंकी पॉक्स अभी जो है कई देशों में फैल रहा है धीरे धीरे, तो उसके भी चेतावनी WHO जारी करता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय टीका बनता है तो WHO से अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। तो दुनिया का जो हेल्थ से रिलेटेड जो मैटर है वो कौन संभालता है? तो WHO संभालता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार से रिलेटेड जो मैटर है वो कौन संभालता है? तो ITU संभालता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन संभालता है। अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने इस पे देखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस पे प्रश्न किस तरह से सकते। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया है, जिसके यहाँ कुष्ठ रोग खत्म हो चुका है? तो अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है कौन सा है, तो ये जॉर्डन होगा।
ठीक है, प्रश्न के तुरंत बाद कमेंट सेक्शन में आपका उत्तर चाहिए, ताकि आपका जो याददाश्त है वो आप खुद भी देख सकते हैं कि आपको कितना याद रहता है इस चीज में। चलिए आगे हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। एक WHO से भी प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आप जानते हैं कहाँ पे है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। अभी कुछ और चीजों के, ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय संगठन के जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एयरटेल बिजनेस। एयरटेल आप लोग जानते होंगे, अभी जियो से पहले एयरटेल यूज काफी ज्यादा ये पॉपुलर था, और आज के टाइम में भी एयरटेल काफी ज्यादा पॉपुलर है। एयरटेल से हमें एक बात सीखनी चाहिए, एयरटेल का जो बिजनेस है, क्योंकि जब जियो आया तब बहुत सारी कंपनियां जो है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में फैल हो गई थी। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां मर्ज हो गई, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन उस दौरान एकमात्र ऐसा कंपनी था एयरटेल जो खड़ा रहा अपने दम पे, और कम वाट में जो होना है होगा, लेकिन एयरटेल अपने वजूद के लिए खड़ा रहा। और आज के टाइम में जियो के बाद सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो एयरटेल का ही है। एयरटेल आज के टाइम में भी चल रहा है, कल भी अच्छे चल रहा था और आज के टाइम में भी चल रहा है, और एयरटेल अब धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है जिस हिसाब से उसका परफॉर्मेंस है। तो एयरटेल से संबंधित क्या न्यूज है? तो एयरटेल ने एशिया और यूरोप, यानी कि एशिया और यूरोप, इन दोनों कंट्रीज के बीच, इन दोनों नेशंस के बीच, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच जो है कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है पैक्ट समझौता किया। किसके साथ समझौता किया है? इटली की एक कंपनी है जिसका स्पार्कल, स्पार्कल इटली की एक कंपनी है जिसका नाम है स्पार्कल, उसके साथ जो है एयरटेल ने समझौता किया है। तो समझौता क्या है? तो जो समुद्री केबल्स हैं, ठीक है, केबल्स को ऑपरेट करके जो है नेट वगैरह, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है इटली तक पहुंचाई जाएगी। इटली में जो सेवाएं हैं वो भारत को मिलेगा, और भारत की जो सेवाएं हैं वो इटली में मिलेगी। तो इस तरह से एयरटेल जो है अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ जो है एशिया और जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका जो है कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे प्रश्न देख सकते हैं। इटली का जो थोड़ा सा मानचित्र है वो देखते हैं। इटली का आपको मैप दिख रहा होगा सामने में। ठीक है, इटली का जो कैपिटल है रोम है। गवर्नमेंट यूनिटरी पार्लियामेंट रिपब्लिक है इटली का। ठीक है, चलिए इस पे जो प्रश्न आ सकता है वो हम लोग देखते हैं। पहला, भारत के किस दूरसंचार कंपनी ने इटली के स्पार्कल के साथ समझौता किया? इटली का स्पार्कल के साथ समझौता करने वाला कौन है? तो अभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कौन है ये। एयरटेल। एयरटेल ने जो है इटली के स्पार्कल के साथ समझौता किया। किसके साथ? स्पार्कल के साथ समझौता किया है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। किन दो कॉन्टिनेंट के बीच? एशिया और यूरोप के बीच, दोनों कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इतना ही करंट अफेयर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जो है निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली आपको ये करंट अफेयर मिलता रहेगा। इसके साथ बहुत सारे जो बीपीएससी एग्जाम है, आने वाला जो 70वां बीपीएससी है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे मटेरियल आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे।